नमस्कार, मी तेजल किल्लारे. लोकज्योती मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्व प्रेक्षकांचे मनापासून स्वागत. हमारे अंबरनाथ नगरी के प्यारे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी जय 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 भीम, लाल सलाम, नीला सलाम। दोस्तों, एक बात साफ है, धर्म खतरे में नहीं है, न हिंदू धर्म खतरे में है, न इस्लाम धर्म खतरे में है। अगर खतरे में है तो ये देश की लोकशाही और हमारा संविधान बाबा साहब का दिया हुआ खतरे में है, और सही खतरे में है, क्योंकि अगले साल 1925 में स्थापित हुई एक संस्था ये देश के संस्थापन को पूरी घेर चुकी है, घुस चुकी है। वो संस्था का नाम क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर भी जानते थे और आप और हम भी जानते हैं, और बहुत जरूरी है। मैं कम से कम ये 10 साल से बात कह रही हूँ, हर सभा में कह रही हूँ कि ग्राम सभा, पंचायत, विधानसभा से लेकर सांसद तक एक भी सीट में ऐसी ताकत को नहीं रखना चाहिए हमें। श्याम दादा गायकवाड़, सलीम भाई चौधरी जी, प्रोफेसर मार्तन पवार जी, अध्यक्ष रमेश उबाळे जी, धनंजय सुर्वे जी, राजेश खिलारे जी, और हमारे सहयोगी और हम सफर संघर्ष में तुषार गांधी जी, सुमेध यादव को मैं हमारे साथी और दोस्त मानती हूँ, क्योंकि साथ में हम बहुत सारे संगठन में रहे। आज यहाँ पे आके बहुत बहुत खुशी हुई। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जयंती पे हम कैसे डॉक्टर बाबा साहब को याद करें या संघर्ष जारी रखें? वो क्या सिर्फ एक संविधान के लीगल जीनियस थे, इतिहासकार थे, आर्थिक शास्त्र में पूरे समझने वाले इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे? ये कैसे इंसान थे जो पूरे समाज के ढांचे को और राजनीति के ढांचे को जिस तरह उन्होंने समझा, तो उसमें दलित वर्ग को तो उन्होंने दी अपने स्वाभिमान, मगर साथ साथ उन्होंने वोट देने का अधिकार को स्वाभिमान दिया। उन्होंने हर देशवासी को स्वाभिमान दिया। कितने डिग्री उनके पास थे, कितने पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी थीसिस उनके पास थे, वो मैं आज उसके बारे में बात नहीं करूंगी। मगर एक किताब जो उनकी है, जो उनके 18 कलेक्शंस में है, जिसमें बार बार मैं पढ़ती हूँ, Who are the untouchables and where did they come from? कहाँ से आए जिसको आपने बताया अछूत अछूत, हमारे अछूत आए कहाँ से? वो किताब उन्होंने किन तीनों व्यक्तियों को डेडिकेट की थी? श्याम दादा, 3 व्यक्ति को उन्होंने डेडिकेट की थी किताब, और वो 3 व्यक्ति हमारे इतिहास में ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने कविता से, अपने पूरे कार्य से जातिवाद ढांचा को हिला दिया था। चोखा मेला, नंदलाल और संत रविदास। बाबा साहेब अम्बेडकर को ये धरती का इतिहास अच्छे से समझ में आया था। उनको पता था कि सदियों से, 3000 साल से यहाँ पे श्रमण और ब्राह्मण की लड़ाई जारी है। जो ताकतों के हाथ में राजनीति है, आर्थिक ताकत है, वो दबाव कुचला करके एक जात व्यवस्था के नाम पर एक पूरे मेहनत कश वर्ग को दबा रखे हैं, और उन्होंने ये समझ अलग अलग तरीके के अपने लोगों में बांटी और सारे देश और दुनिया में बांटी। बाबा साहब अम्बेडकर एक परंपरा के हिस्सा थे, जैसे श्याम दादा ने कहा। उसमें शिवाजी महाराज, तुकाराम, चोखा मेला, कबीर, बसवन्ना, अक्का महादेवी, कश्मीर में लाल देव, शुरू से ये सवाल करने वाले व्यक्ति हमारे समाज में पैदा हुए हैं। मगर ये जो ताकत है बैठी हुई, जो 10 साल से ये देश में काउंटर रेवोल्यूशन कर रही है, चाहती है कि संविधान को भी पलट दो,
राष्ट्रीय आंदोलन के बुनियाद को पलट दो, ये ताकत को हराना हमारा बुनियादी संवैधानिक फर्ज है। हमें भी न भगवान राम, न कृष्ण, न कोई भी धर्म गुरु से कोई भी आपत्ति है, मगर अगर मेरे सामने कोई कहेगा हिंदू राष्ट्र के बारे में, तो मैं कहूंगी कि ये गैर संवैधानिक सोच है, क्योंकि हमारा संविधान कोई धर्म के आधार पर नहीं बना है। हमारा संविधान हर एक व्यक्ति को, स्त्री, मर्द, हर जाति को, हर धर्मवासी को, हर एक को समता का स्थान देता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने वोट को एक इंसान एक वोट क्यों कहा है? बाबा साहेब ने, उनको पता था क्योंकि ये एक हमारी ताकत है जो अमीर के अमीर ताकतों को गिरा सकती है। मगर अगर हम बट जाएं, अगर हम छोटे छोटे गुट में बट जाएं, छोटे छोटे सोच में बट जाएं, तो मुझे लगता है कि हम ये विकृत ताकत को, जो 100 साल से अपने संगठन अगले साल बनने वाली है और पता नहीं किस तरह हावी हो जाएगी, उनको अगर इस बार अगर हमने नहीं हराया, तो मैं मानती हूँ कि ये हम 50, 100, 200 साल पीछे चले जाएंगे। दोस्तों, याद कीजिए 2015-16 को सबसे पहला हमला हमारे पुणे में मोहसिन शेख का हुआ था, हत्या। उसके बाद मोहम्मद इखलाक को हुआ, उसके बाद हाथरस का कांड हुआ। उस बीच में हमारे होने वाले स्टार रोहित वेमुला को जानबूझ के हत्या करवाई गई, हालांकि वो आत्महत्या थी, मगर उसको करवाई गई और उसमें 2 केंद्रीय मंत्री का हाथ था। ये कभी ना भूलें आप। ये 10 साल जो हमारे ऊपर गुजरे हैं, वो एक कैलेंडर ऑफ शेम में बोलती हूँ, एक के बाद एक ऐसी घटना जिससे लगता है कि ये सरकार नहीं है, मगर एक ताकत है जो अपने हर तबके के खिलाफ जंग छेड़ा है। उनको प्रस्तावना नहीं चाहिए, उनको लोगों की ताकत नहीं चाहिए, उनको लोगों की आवाज नहीं चाहिए, लोगों की प्रतिरोध नहीं चाहिए। 144 आपने डिक्लेयर कर दिया लद्दाख में पर्यावरण के लिए। और यही जो बात जो श्याम दादा कह रहे थे कि बड़े बड़े वहाँ पे इंडस्ट्री से डाल के पूरे हिमालय की जो इकोलॉजी को बदलने की ताकत के जो सोनम वांगचुक और उनके साथी जो लड़ रहे हैं, उनकी खबर आप और हमारे तक नहीं पहुंचे, उसके लिए इंटरनेट का बैन कर दो और बाकी दुनिया को कहो कि हम डिजिटल इंडिया है, हम विकसित भारत है। विकसित भारत और G20 सिर्फ आपको 10 लाख का कोट पहनने के लिए है, मगर जनता के अधिकार के लिए नहीं है। ये खतरनाक ताकत है दोस्तों। 15 दिन पहले प्रधानमंत्री का बयान आता है कि 65 साल हमारी आजादी के बाद गलती हुई कि हमने अधिकार मांगे। मतलब महाट सत्याग्रह क्या था? महाट सत्याग्रह बाबा साहब अम्बेडकर का क्या था? बुनियादी अधिकार मांगने का संघर्ष था। और ये ताकत इस तरह के संघर्षों के खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि रोहित वेमुला जैसे अम्बेडकराइट इंसान पैदा हो और पूछे, आंख से आंख मिला करके पूछे सबसे ऊपरी वर्ग के साथ कि मुझे मेरिट में एडमिशन मिला, मगर वहां के वाइस चांसलर अप्पा राव पदील ने मेरा जीना इतना मुश्किल कर दिया कि मुझे विष पी के मुझे अपनी पूरी हत्या करनी पड़ी। रोहित वेमुला के नाम वोट दीजिए, हाथरस कांड के नाम वोट दीजिए। और मणिपुर में कल परसों नरसों में 4 लोगों को मिली जो बंबई आए हुए हैं मणिपुर से। आज भी मणिपुर में, जो हमारे उत्तर पूर्व में एक छोटा सा राज्य है, जहाँ पे 3 मई 2030 को हिंसा आपस में भड़काई गई थी मैती और कुकी के बारे में। ये इस तरह की खतरनाक सरकार है हमारी, जो चाहती है कि हम आपस में लड़ते रहें। हिंदू बना मुसलमान, कुकी बने मैती, तमिल बने कन्नडिगा, बस लड़ाई चलाते रहो ताकि हम हमारे पूरे खनिज, जमीन और सब कुछ
अडानी और अंबानी को दे दे और हम अडानी और अंबानी के बल पे हम आपके ऊपर दमन बनाए रखें। ये सरकार का और कोई मकसद नहीं है। 15 फरवरी को ये हमारे उच्च न्यायालय ने बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया और मार्च में 3 हफ्ते के बाद मार्च महीने में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भाग के गई सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए कि हम ये सब नहीं दे सकते आपको, हमको जून महीने तक समय दीजिए, जून 30 तक समय दे दीजिए, हम ये जल्दी आपको नहीं दे सकते, हमको मैचिंग करना है। बहुत तकलीफ है कि हम बताएं कि किसने चंदा दिया और किसको धंधा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 5 दिन के अंदर इसको रजू कर दीजिए। और उसके बाद फटाफट जब रजू हुआ तो झारखंड के अखबार ने एक हेडलाइन छापी, चंदा दो धंधा लो। ये सरकार दोस्तों बस इसी सरकार है, यही जानती है, वो संविधान को नहीं पहचानती है, अपने लोगों को नहीं पहचानती है, प्रस्तावना को इज्जत नहीं करती, मूल्य अधिकार को नहीं करती, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नहीं करती, कानून व्यवस्था पे उनका कोई विश्वास नहीं है। वो चाहती है कि 21वीं सदी की मनुस्मृति लागू हो जाए और जातिवाद एक नए शक्ल में आके लोगों पे दमन चलाए। अचानक आपने सीए 2019 में पास कर दिया और पहली बार धर्म की लकीर आपने कानून में डाल दी जो गैर संवैधानिक है, अभी भी केसेस पेंडिंग है। उसके बाद आपने एनआरसी एनपीआर का चलाया कि क्रोनोलॉजी होगी कि दस्तावेज के आधार पे नागरिकता को ठहराया जाएगा। दोस्तों दुनिया में कहीं पे भी नहीं दस्तावेज के आधार पे नागरिकता तय की जाती है। और हमारी संस्था जिसका नाम लिया हमारे दोस्तों ने, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, हमारी एक नौजवान टीम 3000 वॉलंटियर्स असम में आज 7 साल से काम कर रहे हैं। और वो काम में हमने अनुभव किया कि जिस दिन आप दस्तावेज के आधार पे किसी को हिंदुस्तानी और गैर हिंदुस्तानी बताओगे, उस दिन आप गरीब, प्रवासी कामगार, दलित, सांथाल राजवंशी, बंगाली हिंदू, बंगाली मुस्लिम, गोरखा सबको वंचित कर देंगे नागरिकता से। तो ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि समाज में आपस में नफरत फैले, द्वेष फैले, हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, ताकि जो बड़ी चीजें वो कर रही है हमारे रेलवे के साथ, हमारे खनिज के साथ, हमारी जमीन के साथ, वो उसके ऊपर हमारा ध्यान हटा करके हम आपस में लड़ते रहे। दोस्तों 2019 में ये कानून लाने के बाद बहुत बड़ा आंदोलन चला था, ये सीए 2019 के खिलाफ। और उसके बाद वो आंदोलन को खत्म करने के लिए दिल्ली में हिंसा भड़काई गई। और हिंसा भड़काने के वक्त नौजवान लीडर जो उभर के आए थे अल्पसंख्यकों में से, जो धर्मनिरपेक्ष थे, जो नौजवान थे, जो महिला थे, ये सब नौजवानों को 22 नौजवानों को आपने अंदर बंद करके रखा यूएपीए कानून में। आज भी 15 लोग बंद हैं। तो दूसरी चीज हमने 10 साल में पाई कि कानून का शास्त्रीकरण, कानून तो लोगों को आजादी दिलाने के लिए बनना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि ऐसे कानून बनाओ जिसे मूल्य अधिकार मिले, जिससे जमीन मिले, जिससे जमीन का अधिकार मिले आदिवासी को, दलित को, वंचित वर्ग को नहीं। ये चाहते हैं कि कानून एक हथियार बन जाए, कि वो कानून इतना शास्त्रीकरण कानून हो, जैसे यूएपीए, पीएमएलए, ये सब कानून आप बना दो, ताकि वो कानून में बेल का कोई प्रावधान नहीं, छूटने का कोई प्रावधान नहीं। और ये भी ये सरकार का एक बहुत बड़ा एक साजिश है कि बोलने वाले लोगों को का मुंह बंद करो और बाकी लोगों को डरा के रखो। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले
डर को हमें भूल जाना चाहिए। ये लड़ाई है दूसरी आजादी की, ये लड़ाई है हमारे संविधान की, ये लड़ाई है बाबा साहब अम्बेडकर, शिवाजी महाराज, साहू महाराज, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के वसूलों के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी। ये लड़ाई उनके नाम हम लेकर कम से कम हम खुद और 50 लोगों से वोट दिलवाए। और मैं कहती हूं साफ साफ, इंडिया गठबंधन को जिताए और कोई चारा नहीं है हमारे पास ये इलेक्शन में। और उसके बाद मैं ये भी कहूंगी कि अगर सरकार बदलेगी, और अपेक्षा है कि बदलेगी, और वो सरकार अगर ठीक से नहीं करेगी तो उसके खिलाफ आंदोलन करने वाले सबसे आगे हम ही रहेंगे। तो सवाल यही नहीं है कि हम वो पार्टी में है या नहीं है, इस वक्त की जरूरी है कि हम जरूरत है कि हम इनको हराएं, ये विकृत ताकतों को हराएं। और इसलिए मैं बहुत दिल से श्याम दादा को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने अहम वक्त पे उन्होंने ये जयंती इस ढांचे में यहाँ पे अंबरनाथ में स्थापित की। आते आते आपका जोश देखते देखते हर बार अंबेडकर जयंती को, परिनिर्वाण दिवस को देखकर हमें पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की रूह, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच किस तरह हमारे और आप में जिंदा, क्योंकि वो इस तरह के एक महान वक्ता थे जिन्होंने कितने क्षेत्र में अपने आप को बसा के रखा, मगर सबसे ज्यादा उन्होंने देश के नागरिकों को लोकशाही और संविधान में विश्वास रखने की बात रखी। और वो लोकशाही और संविधान आज बिल्कुल खतरे में है। और इसीलिए आज शाम हमारे संविधान के नाम, आज शाम हमारी लोकशाही के नाम, वो लोकशाही जिस इलेक्शन देने वाली लोकशाही नहीं, वो लोकशाही जो प्रतिरोध भी मानती है, जो प्रस्तावना भी मानती है, जो आर्थिक सामाजिक न्याय की बात करती है, और जो हर तबके की बात सुनने और समझाने के लिए तैयार है। सांसद हो, विधानसभा हो, ग्राम पंचायत हो, जिनको भी हम बेचते हैं वो पब्लिक सर्वेंट है। एक बार चले जाते हैं तो अगर वो पीछे हट के हमारे पास नहीं देखते तो आप और हमारा अधिकार है कि उनसे हम सुनवाई कराए और जवाबदेही ले। इसी का नाम है लोकशाही। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत सारे सीनियर वक्ता हमारे पीछे हैं, आपने इतने मोहब्बत और आदर से हमें बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंबेडकर जयंती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकज्योती मराठी या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही लाईक नसेल केलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. धन्यवाद.